शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब कैसे हो आप लोग? बोलना वीडियो बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमारे पास में 10A एंड 10B के चैप्टर है। 10A में हम बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। सर, दोनों का डिफरेंस वैसे तो अपन प्रो फॉर्मा के टाइम पे समझते हैं, लेकिन इस वीडियो में भी अपन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेरी आती है बच्चों की कि सर हमको क्वेश्चन नहीं समझता है कि कहाँ से आया है, उसको भी अपन धीरे धीरे बात करेंगे। भाई क्या है तुमको, सबसे पहले अपन बात करेंगे ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है ना, ये क्या होता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या? फ्यूचर में कैसे होगा तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्यूचर में कैसे दिखेंगे। सर तुम भगवान हो क्या, तुम बताओगे कि फ्यूचर में कैसे दिखेंगे? भाई साहब, अपन भगवान नहीं है, अपन निश्चित भगवान है बट अपन भगवान नहीं है। तो भगवान अगर नहीं है ना, तो अपन नहीं बता सकते हैं। तो अपन एक्यूरेसी नहीं बताएंगे कि ऐसा ही होगा, एक्यूरेसी नहीं बताएंगे, बट अपन बता सकते हैं कि मोटा मोटे ऐसे हो सकता है। कैसे बता सकते हैं कि देखो, हमारे पास में पास्ट जो है ना, ट्रेंड पता है हमको। बिजनेस अगर स्टेबल है तो ट्रेंड पता है, तो अपन ऐसा बता सकते हैं कि अगले क्वार्टर में कितना सेल होगा, अगले ईयर में हम कितना सेल ग्रो करेंगे। तो जो हमारे पास में हिस्टोरिकल एफेस है ना, उसके ऊपर अपन कुछ कुछ एजम्पशन लगा सकते हैं कि अच्छा ये 10% से ग्रो करेगा, 5% से ग्रो करेगा। ऐसे ग्रो कर करके क्या क्या होगा ये इसके बारे में अपन बता सकते हैं ना। थोड़ा थोड़ा, एक्यूरेसी नहीं, एक्यूरेट होगा कि नहीं होगा इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बता तो सकते हैं ना कुछ कुछ। या फिर देखो, ऐसे भी बता सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है ना क्या करेगा, प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, तो लॉन्च करेगा तो उससे कितना इनकम होगा। मर्जर होगा तो दोनों कंपनी को ऐड करेंगे। लोकेशन अगर तुम चेंज करते हो तो उस केस में क्या क्या होगा। तो ये जो एजम्पशंस है ना, बस इसी एजम्पशन को कंसिडर करके अपन ये बताते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अपन क्या बताते हैं कि फ्यूचर में एफएस कैसे दिखेगा तुम्हारा। अब ये चीज तुमको थोड़ा सा ध्यान में देना पड़ेगा। ये जो एजम्पशंस लगाते हैं ना अपन, ये दो टाइप के होते हैं। एक जो होते हैं ना, ये तुम्हारा जो बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन होता है। बेस्ट एस्टिमेट मतलब क्या, पहले क्या क्या हुआ है इसके आधार पर तुम अपना बेस्ट स्टडी करते हो, और अपना बेस्ट स्टडी करके अपना बेस्ट देकर तुम एस्टिमेट करते हो कि आगे क्या होगा। 10% ऐड होगा, 5% ऐड होगा कि 15% ऐड होगा। ये होता है तुम्हारा बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन। दूसरा जो है ना, वो तुम्हारा मैनेजमेंट के इंटेंशन के ऊपर होता है, मैनेजमेंट के एक्शन के ऊपर डिपेंड होता है कि मैनेजमेंट अगर लॉन्च करेगा नया प्रोडक्ट तभी वो चीज़ हो जाएगी। तो जो दूसरी चीज़ आती है ना, वो जो एजम्पशन होते हैं ना, वो तुम्हारे हाइपोथेटिकल एजम्पशंस होते हैं। ये क्या करेंगे, ये सीधा हाइप करेंगे, तुम्हारे एफएस को सीधा हाइप करेंगे। अभी जो अगर अभी 1 करोड़ है ना, ये सीधा 2 करोड़ के ऊपर लेकर जाएंगे, 10 करोड़ के ऊपर लेकर जाएंगे। ये क्या होते हैं, सीधा हाइप करेंगे। तो हाइप करेंगे, इसकी वजह से अपन इसको हाइपोथेटिकल एजम्पशंस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अपन एस्टिमेट करते हैं अपना बेस्ट देके, अपना बेस्ट देके, अपना बेस्ट स्टडी करके क्या करते हैं, एस्टिमेट देते हैं। इसकी वजह से अपन इसको बोलते हैं बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन। तो दो एजम्पशन होते हैं तुम्हारे पास में, बेस्ट एस्टिमेट हो सकता है, हाइपोथेटिकल एजम्पशन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे और एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी। ये जो एफएस बनते हैं ना, वो कैसे बनते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास में पुराने एफएस, पुराना कुछ तो डेटा रहेगा। एफएस किसी तरीके के एफएस रहेंगे, मार्केट के रिपोर्ट्स रहेंगे, मार्केट का रिसर्च रहेगा। उसके अपन क्या करेंगे, बेसिस ऑफ फोरकास्ट देखेंगे एंड एजम्पशंस लगाएंगे। कौन से वाले, बेस्ट एस्टिमेट या फिर हाइपोथेटिकल एजम्पशंस लगा देंगे। और अपन बताएंगे कि ये जो पीएफआई बना है ना, ये पीएफआई के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशंस है। क्योंकि एजम्पशंस अगर चेंज करते हैं ना अपन, 5% की जगह पे 10% करेंगे ना, तो पूरा का पूरा पीएफआई चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सेंसिटिविटी बनेगी तुम्हारी। ठीक है, अब ये चीज़ है ना तुमको समझनी है कि जी, जो प्रोस्पेक्टिव पीएफआई जो बात करता है ना, फ्यूचर में कैसे दिखेगा, वैसे ही प्रो फॉर्मा जब बात करेंगे ना अपन, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे क्या बात होती है पता है क्या, वहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात नहीं होती है। बात क्या होती है कि फ्यूचर का कोई इवेंट, फ्यूचर का कोई इवेंट कैसे समझाऊं मैं तुमको अभी। फ्यूचर का कोई इवेंट अगर पास्ट में हो जाता तो प्रेजेंट में वो एफएस कैसे दिखते, मतलब वहाँ पे एफएस फ्यूचर में तुम नहीं बता रहे हो, हम बता रहे हैं कि अगर फ्यूचर का कोई इवेंट अगर पास्ट में होता तो प्रेजेंट में एफएस कैसे दिखते। अभी के लिए इतना ही समझो, बाकी चीजें अपन प्रोफॉर्मा में समझेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास में कंफर्ट होता है ना, कंफर्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पे, प्रोफॉर्मा में, वहाँ पे कंफर्ट बहुत ज्यादा होता है। क्यों सर, ऐसे कैसे ज्यादा होता है, क्योंकि पास्ट का डेटा है, वहाँ पे हमको बस इफेक्ट देना है, बाकी सारी चीजें सही है, उसको बस अपने को इफेक्ट देना है, कुछ कुछ कंडीशन को अप्लाई करके इफेक्ट देना है। तो उसी वजह से अपन वहाँ पे क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। बट पीएफआई है ना, पीएफआई में तुम रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते हो, क्योंकि एजम्पशन के ऊपर कभी तुमको इतना कंफर्ट नहीं आएगा। तो वहाँ पे जो, यहाँ पे जो पीएफआई में जो तुम्हारा जो जाएगा ना, वो तुम्हारा क्या जाएगा, लिमिटेड एश्योरेंस जाएगा, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं जाएगा, लिमिटेड एश्योरेंस जाएगा। ये डिफरेंस तुमने अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं पीएफआई है ना, वो दो चीजों से बन सकता है। किससे,
फोरकास्ट से, प्रोजेक्शन से, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन। मतलब क्या, पीएफआई मतलब तुम बस फोरकास्ट कर रहे हो ना, फोरकास्ट कर रहे हो तभी तुम्हारा पीएफआई बनेगा। तुम बस प्रोजेक्शन करते हो तब भी बनेगा। अगर तुमने एक ही बनाया है, दोनों को मैच करके, कंबाइन करके, फोरकास्ट एंड प्रोजेक्शन, तब भी अपन उसको पीएफआई ही मानेंगे। ठीक है, मतलब फ्यूचर में जो भी हो रहा है ना वो पीएफआई की बात आती है। प्रो फॉर्मा में फ्यूचर के बारे में बात नहीं होती है, उसमें बस इतनी बात होती है कि जो इवेंट प्रेजेंट या फ्यूचर में है, अगर वो पास्ट में होता तो प्रेजेंट में तुम्हारे एफएस कैसे दिखते हैं। ठीक है, वहां पे फ्यूचर की बात नहीं होती, जहां जहां पे फ्यूचर की बात होती है बस पीएफआई तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, तो फोरकास्ट को तुमको देखना है, प्रोजेक्शन को देखना है। सर सबसे पहले ये तो समझो कि ये दो चीज क्या होती है। अपन देखते हैं कि जनरली फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, तुम्हारे पास में बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन लगा के, यहाँ पे शॉर्टर पीरियड आता है, इसको तुम क्या करते हो, तुम्हारे एफएस को बनाते हो। शॉर्टर मतलब कितना कम, तुम्हारा लगभग 1 साल, अगला वाला 1 साल। ठीक है, या फिर Q1 से Q2, Q2 से Q3, अगले 1-2 क्वार्टर, या फिर तुम्हारा 1-2 साल। ठीक है, उससे ज्यादा अगर आता है तो अपन क्या बात करेंगे, प्रोजेक्शन। ये फिक्स नहीं है, ये अपना अपना जजमेंट लगाना पड़ेगा तुमको। ठीक है, तो शॉर्टर पीरियड आता है एंड बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन आते हैं। ठीक है, ये तुमको समझना पड़ेगा। अब ये क्यों बनाया जाता है, ताकि तुम बजट कर पाओ कि आगे एफएस कैसे दिखेगा, एस्टिमेट कर पाओ, टारगेट सेट कर पाओ। ये सारी चीजें करने के लिए अपन क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं। प्रोजेक्शन में क्या होता है, ज्यादातर यूज क्या होते हैं, कौन से एजम्पशन यूज होते हैं, हाइपोथेटिकल एजम्पशंस यूज होते हैं। बट इसमें जो ना, प्रोजेक्शन में ना, तुम्हारे पास में बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन एंड हाइपोथेटिकल एजम्पशंस दोनों का मिक्सचर भी यूज कर सकते हो। ये तुम्हारा लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, जैसे 3 से 5 साल, 5 से ज्यादा साल। ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है कि कंपनी ग्रो कितना करेगी आगे जाके, ये तुमको समझना होता है प्रोजेक्शन को लेकर। तो ये दोनों चीजें तुम्हारे कहाँ पे आती है, पीएफआई में आ जाती है। इतना बात समझा क्या तुमको, इतनी सी बात समझी क्या तुमको। अब है ना सर, यहाँ पे ये सब छोड़ दो, इतनी बात समझो कि जनरली है ना, तुम्हारे पास में दो दो चीजें अलग भी जा सकती है। क्यों सर, क्यों समझना है, क्योंकि रिपोर्ट के लिए फोरकास्ट के ऊपर का रिपोर्ट अलग जाएगा, प्रोजेक्शन के ऊपर का रिपोर्ट अलग जाएगा। अगर दोनों साथ में आते हैं तो प्रोजेक्शन के ऊपर का रिपोर्ट जाएगा। मतलब रिपोर्ट में जो वर्डिंग जाएगा ना तुम्हारा, वो या तो प्रोजेक्शन जाएगा या फिर फोरकास्ट जाएगा। ठीक है, हमने जनरली क्या देखा है, प्रोजेक्शन जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि प्रोजेक्शन है ना, वो सारी चीजों को मोटा मोटी लेवल पे कवर करता है। फोरकास्ट बहुत स्पेसिफिक होता है। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि तुम्हारे पास में बेस्ट एस्टिमेट लॉन्ग ड्यूरेशन है, या फिर तुम्हारे पास में हाइपोथेटिकल एजम्पशन है। तो ये चीज तुमको समझना पड़ेगा। बस बेस्ट एस्टिमेट एंड शॉर्ट पीरियड है ना, इतना ही है तो फोरकास्ट, बाकी हर जगह पे तुम्हारे पास में प्रोजेक्शन आएगा। ठीक है, समझाए तो ठीक है, नहीं तो इतना छोड़ दो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है तुमको। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, नोट्स में जाके थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे, मॉडरेट एश्योरेंस जाता है, लिमिटेड एश्योरेंस जाता है, मतलब नथिंग वाला वर्डिंग आ जाएगा तुम्हारा। और एक चीज सर, यहाँ पे ओपिनियन एक्सप्रेस होता है, कंक्लूजन नहीं। कंक्लूजन रिव्यू में आता है, तो रिव्यू का कंसेप्ट हो गया हमारा खत्म। ठीक है, तो ओपिनियन जाएगा, लिमिटेड ओपिनियन जाएगा, लेकिन वर्डिंग जो यूज होता है ना, तो लिमिटेड के केस में अपन कौन सा यूज करते हैं, नथिंग वाला। तो इसको अपन रिपोर्ट में जाके देखते हैं। सर इसमें ऑडिटर का वर्ड यूज किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ऑडिटर ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात तुमने समझनी है। जनरली क्वेश्चन में क्या बता देंगे, तुमको बता देंगे प्रैक्टिसनर है करके। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रैक्टिसनर है करके बता देंगे। अब यहाँ पे देखो, पीएफआई जो है ना, वो तुम्हारा किस आधार पे बनता है। एक तो एजम्पशंस अबाउट इवेंट्स दैट में ऑकर इन फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ इवेंट्स आ सकते हैं, या फिर मैनेजमेंट का कोई एक्शन, एंटिटी का कोई एक्शन। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो जाएगा, ट्रेंड है, ग्रोथ है, चेंज है कॉस्ट में, इसके आधार पर एंटिटी का क्या एक्शन हो सकता है, नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, नए मार्केट में एंटर करना है, मार्केट एक्विजिशन करना है, या फिर लोकेशन को चेंज करना है, ये सारी चीजें आ सकती है। क्वेश्चन क्या आएगा, ऐसे ही 3400 एक्सप्लेन करता है कि पीएफआई कैन टेक द फॉर्म ऑफ फोरकास्ट, अ प्रोजेक्शन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो उसमें तुम्हारे पास में फोरकास्ट आ सकता है, प्रोजेक्शन आ सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन आ सकता है। इन दिस कंटेक्स्ट तुम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो फोरकास्ट को प्रोजेक्शन से, तो तुमको दोनों का डिफरेंस बताना है, एंड उसके साथ में एग्जांपल भी दे दो, एडिशनली एक्सप्लेन करो नेचर ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय प्रैक्टिशनर रिगार्डिंग पीएफआई इन अकॉर्डेंस विद द। तो एश्योरेंस का नेचर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे मॉडरेट लेवल का एश्योरेंस तुम प्रोवाइड करते हो, बात खत्म। अब हमको क्या बताना है, फोरकास्ट तुम्हारा प्रोजेक्शन से कैसे डिफर करता है। तो अपन बात करेंगे, पीएफआई है ना तुम्हारे पास में, उसमें फोरकास्ट हो सकता है, प्रोजेक्शन हो सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है दोनों का। हम जैसे कि 1 साल का फोरकास्ट करेगा, 5 साल का प्रोजेक्शन करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फोरकास्ट में तो मैंने क्या बताया, दो चीज ध्यान दे दो, एक आता है बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन एंड दूसरा आता है शॉर्टर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन एंड शॉर्टर टाइम फ्रेम, इस चीज को ध्यान दे दो।
ठीक है। यहाँ पे तुम क्या करते हो, बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन में तुम क्या करते हो, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस एंड करंट मार्केट कंडीशन को तुम क्या करते हो, ध्यान देके चलते हो, उसके फैक्टर को कंसिडर करके चलते हो। ठीक है। अब और एक चीज तुमने समझनी है, बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन का मतलब क्या होता है, अपन क्या करेंगे, हमारे पास में जो पुराना एक्सपीरियंस है उससे हम एंटिसिपेट करेंगे कि फ्यूचर में क्या होता है। बस इतनी सी बात समझो, बाकी आंसर तुम लिख पाओगे। एग्जाम्पल क्या है सर, कि अगले क्वार्टर में या फिर अगले साल में तुम्हारा सेल का ग्रोथ कितना हो जाएगा, बस यही एग्जाम्पल है। तो फोरकास्ट सिंपल है, वो दोनों की बात करेगा। देखो, एक तो बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन एंड तुम्हारा शॉर्टर टाइम फ्रेम के बारे में बात करेगा, जैसे कि तुम्हारा अगला एक साल वगैरह। ठीक है। प्रोजेक्शन है ना, थोड़ा बहुत बड़ा टर्म आ जाता है इसमें, तुम्हारे पास में बेस्ट एस्टिमेट हाइपोथेटिकल, इसका मिक्सचर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों को कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। हाइपोथेटिकल एजम्पशन जो आते हैं वो तुम्हारे ऐसा हो सकता है कि वो होंगे नहीं, मतलब मैनेजमेंट चाहता है कि नए प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, तो तुमने वो पीएफआई बना दिया उसके हिसाब से, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करेगा, क्योंकि पीएफआई बनाने के बाद में उसको समझ में आता है कि यार नहीं यार, कि यहाँ पे हमको लॉस हो जाएगा, हमको नहीं जाने का है। तो ऐसा हो सकता है कि नॉट नेसेसरीली एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, वो जो एक्शन है उसका, जो इवेंट है, जो एक्शन है ना, ऐसा हो सकता है कि वो होगा नहीं। इसको समझ के चलना है। ये तुम्हारा ज्यादातर बार कहाँ पे होता है, स्टार्टअप फेज में होता है। ठीक है। और बस इसका एग्जांपल दे देना, क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट टू मीट डिमांड ऑफ एक्सपेक्टेड मार्केट ग्रोथ। तो इसकी वजह से तुम क्या करते हो, नए प्रोडक्ट में एंटर करते हो, नए एक्विजिशन करते हो, या फिर ऐसा ही कुछ करते हो। तो ठीक है, तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कोई बात नहीं है। फिर हमको क्या पूछा है, नेचर ऑफ एश्योरेंस के बारे में बात करो। तो नेचर ऑफ एश्योरेंस में तुम क्या करोगे, इतनी बात ध्यान दे दो, इतनी बात ध्यान दे दो, अपन क्या करेंगे, ये जो पीएफआई है ना, इसके जो रिजल्ट है ना वो अचीव होंगे ही, ऐसा नहीं है, ऐसा एश्योरेंस तुम नहीं दे सकते हो। क्यों सर, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे एजम्पशन है, यहाँ पे मैनेजमेंट के एक्शन है, अगर वो नहीं लेता है तो पूरा चेंज हो जाएगा, या फिर एजम्पशन अगर डिफर करते हैं तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तो ये जो एक्यूरेट है ना, ये तुम नहीं बता सकते हो। पीएफआई जो एक्यूरेट है ना, ये तुम नहीं बता सकते हो, इसी वजह से तो अपन का क्या जाता है, लिमिटेड एश्योरेंस जाता है। नहीं तो अपन रीजनेबल एश्योरेंस दे सकते थे ना, बट नहीं देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम एक्यूरेसी नहीं बता सकते हो। ठीक है। तो नेचर ऑफ एश्योरेंस में तुम क्या लिखोगे, पीएफआई रिलेट करता है इवेंट एंड एक्शन जो तुम्हारे अभी तक हुए नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि होंगे भी नहीं। तो एविडेंस में भी अवेलेबल टू सपोर्ट द अजम्पशन, फ्यूचर ओरिएंटेड हो सकता है, स्पेकुलेटिव है नेचर में, और उसी वजह से तुम्हारा जो ओपिनियन जाता है ना, जो रिजल्ट जो आते हैं पीएफआई के, वो अचीव होंगे, ऐसे तुम ओपिनियन को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा स्पेकुलेटिव नेचर में आता है। एंड तुम्हारा ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा वो इवेंट ऑकर ही ना हो। इसके बारे में अपन और अच्छे से रिपोर्ट में तुमको समझ में आएगा। तो हमने क्वेश्चन की डिमांड को सेटिस्फाई किया, क्या बात करता है, फोरकास्ट डिफर कैसे करता है प्रोजेक्शन से, बात करी अपन ने ये भी बात करी कि तुम्हारे पास में प्रैक्टिशनर एग्जांपल भी दे दिए, एंड प्रैक्टिशनर का नेचर ऑफ एश्योरेंस के बारे में भी बात करी अपन ने। ठीक है, ये थोड़ा अलग से है, ध्यान देने के लिए, मतलब दिमाग में रखने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अब कुछ नहीं है, अब हमारे पास में ज़्यादातर चीज़ कैसी रहती है, जो हमको फटाफट लिंक हो जाती है, जो हमारे मेमोरी टेक्निक है उसके हिसाब से। ठीक है। तो ये पर्पज है तुम्हारे पास में एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल तभी हो जाएगा जब तुम्हारा फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में पीएफआई बनाए, तो मतलब सीधा सीधा पीएफआई बनाए तो ही तुम्हारा जाएगा। मतलब तुमने ऐसे ही मैनेजमेंट ने डिस्कशन में कुछ तो एनुअल रिपोर्ट में बताया है कि आगे जाके हम ऐसा ऐसा करेंगे, वहां पे तुम्हारा ए एंगेजमेंट एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, डजेंट अप्लाई जनरल और नैरेटिव पीएफआई, अगर तुम्हारा स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में बना है तभी अपन इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। सर इसमें ऐसा भी हो सकता है कि रिलेवेंट ऐसे कुछ तो अदर ऐसे जो है ना वो रिलेवेंट हो सकते हैं, अगर हो सकते तो उस चीज को भी कंसिडर करो। एसेट्स के बारे में बात करें, तुम्हारे ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड के ऊपर बात होती है। अगर ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड फॉर एग्जांपल ऐसे तुम्हारा कुछ तो 500 ऑडिट एविडेंस का तुमको यूज करना है तो यूज कर सकते हो, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर रिलेवेंट ऐसे को तुम यूज कर सकते हो तो उसको कंसिडर करके चलो। रिव्यू के केस में अपन ऐसे का रेफरेंस नहीं देते हैं, यहाँ पे अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो यहाँ पे तुम ऐसे को कंसिडर करके चल सकते हो। ठीक है सर। फिर सर जिम्मेदारी किसका है, हमेशा की तरह मैनेजमेंट का जिम्मेदार रहेगा, प्रिपेयर करना, प्रेजेंट करना पीएफआई को। सर क्वेश्चन आया था, एमसीक्यू आया था, क्या एमसीक्यू आया था कि अंडरलाइंग एजम्पशन की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। ये तो हमको पता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा ना कि बेसिस ऑफ फोरकास्ट को एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी किसी है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान देना, यहाँ पे भी जिम्मेदारी किसकी होगी, मैनेजमेंट की ही होगी। तो आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्लोजर, बेसिस ऑफ फोरकास्ट को एक्सप्लेन करना, अंडरलाइंग एजम्पशन, सबकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। लेकिन सर अपन ने सीए एक्ट में प्रोफेशनल एथिक्स में क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल में हमने बात करी थी, ट्री के नीचे बैठ के, थ्री थ्री ट्री, क्लॉज नंबर 3, ट्री पेड़ के नीचे बैठ के अपन क्या करते हैं, सोचते रहते, फोरकास्ट करते रहते हैं, और उसके ऊपर हमने क्या नहीं करना है, हमारा नाम जो है ना, हमारा नाम को एसोसिएट नहीं करना है। ठीक है, इन कनेक्शन विथ एस्टिमेट ऑफ अर्निंग जो कंटिजेंट है तुम्हारे फ्यूचर ट्रांजेक्शन के ऊपर।
तो सर यहाँ पे तुम पीएफआई के ऊपर एश्योरेंस रिपोर्ट कैसे दे रहे हो, तो इसको समझना है। तुमको अलाउड एक्टिविटीज में तुमको ये बताया है कि तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो पीएफआई को प्रिपेयर करने में, रिव्यू करने में, एज लॉन्ग एज पीएफआई ने डिस्क्लोज करना चाहिए क्लियरली क्या चीजें, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड अजम्पशंस मेड। ये कौन सी चीज आती है जो हमने यहाँ पे देखी थी, इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, बेसिस क्या है फोरकास्ट का, एंड अजम्पशंस क्या है। ये तीन चीज अगर तुम डिस्क्लोज करते हो ना पीएफआई में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान देना ये तुम्हारा गारंटी तुम नहीं दे सकते हो कि ये चीज एक्यूरेटली ऐसी ही होगी, पीएफआई का ऐसा ही फोरकास्ट तुम्हारा आ जाएगा, इसके बारे में तुम गारंटी कभी नहीं दे सकते हो। दे कैन नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ पीएफआई। अगर ये चीज आती है तो तुम उसके ऊपर रिपोर्ट एश्योरेंस का दे सकते हो। एक सुमड़ी वाला क्वेश्चन है सर, सुमड़ी वाला मतलब इसके ऊपर फोकस नहीं रहेगा बट इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, हमेशा पीएफआई के लिए एजम्पशन इंपॉर्टेंट रहेंगे। कहाँ पे एजम्पशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि एजम्पशंस अगर गड़बड़ होते तो तुम्हारा पीएफआई गड़बड़ हो जाएगा। एजम्पशंस 5 से 10% हो जाते हैं तो पीएफआई बहुत ज्यादा चेंज हो सकता है। तो मेंबर का ड्यूटी क्या होता है, तुमको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है। तो किस किस चीज के ऊपर फोकस करेंगे अपन, एजम्पशंस के ऊपर फोकस करेंगे। तो एजम्पशंस में दो चीज आती है, एक आता है बेस्ट एस्टिमेट एंड एक आता है हाइपोथेटिकल। बेस्ट एस्टिमेट मतलब क्या, रीजनेबल है क्या, जो अपन ने ग्रो करना है ना वो 5% है, 10% है तो ठीक है, 50% है, 100% है तो थोड़ा सा अनरीजनेबल रहेगा। तो तुमको ये देखना पड़ेगा बेस्ट एस्टिमेट अजम्पशन जो है ना वो अनरीजनेबल तो नहीं है ना, ये चीज तुमको देखनी पड़ेगी। एंड हाइपोथेटिकल अजम्पशन है ना, वो जो तुम्हारे पास में इंफॉर्मेशन है, मैनेजमेंट का पर्पस क्या है, उसके आधार पर कंसिस्टेंट है क्या, क्या मैनेजमेंट सच में उस चीज में जाना चाहता है क्या, क्या मैनेजमेंट सच में नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहता है क्या, ये चीज हमको समझनी पड़ेगी। सर वैसे तो तुमको आगे जाके समझेगा कि बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन के लिए अपन जो देखते हैं ना वो रीजनेबलनेस देखते हैं, एंड हाइपोथेटिकल एजम्पशंस के लिए अपन क्या देखते हैं पता है क्या, अपन देखते हैं कि वो अनरियलिस्टिक तो नहीं है ना, ठीक है। बट यहाँ पे जो वर्डिंग है ना वो तुमको देखना पड़ेगा पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ में कंसिस्टेंट है क्या, एक चीज तुमको देखनी पड़ेगी। और क्या देखना है सर, और हमको देखना है कि पीएफआई प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, पीएफआई प्रॉपरली प्रेजेंट किया है, एंड पीएफआई तुम्हारा प्रिपेयर किया है कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर, प्रिपेयर किया है, प्रेजेंट किया है एंड कंसिस्टेंट है। प्रिपेयर किसके आधार पर करोगे, एजम्पशन के आधार पर, बात खत्म। प्रेजेंट करोगे और साथ में तुमको डिस्क्लोज भी देना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा ऑल मटेरियल एजम्पशन में। तो एजम्पशन में दो आते हैं, बेस्ट एस्टिमेट, हाइपोथेटिकल। आंसर बन गया तुम्हारा। और कंसिस्टेंट होना चाहिए किसके आधार पर, हिस्टोरिकल एफेस के आधार पर, ठीक है, यूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सर हिस्टोरिकल एफेस मतलब तुम्हारे, ये चीज को तुमको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर हमने क्वेश्चन भी देखा था, यहाँ पे हमने देखा था, देखो कंपनी है और कंपनी डिप्रिसिएशन उसने अप्लाई किया है इनकम टैक्स आधार पर। तो भाई साहब अगर कंपनी है ना तो इसने पहले क्या किया होगा, कंपनीज एक्ट के आधार पर बनाया रहेगा, उसके आधार पर डिप्रिसिएशन लगाया रहेगा। अब ये इनकम टैक्स आधार पर बनाता है पीएफआई में तो नहीं चलेगा, क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है हिस्टोरिकल एफेस में, क्योंकि हिस्टोरिकल एफेस कंपनीज एक्ट का डिप्रिसिएशन उसने लगाया है, यहाँ पे तुम इनकम टैक्स का लगाते हो तो कंसिस्टेंट नहीं है। ये चीज तुमको समझनी पड़ेगी। तो तुमको ये भी देखना पड़ेगा, ये भी तुम्हारा ड्यूटी है कि तुम्हारा पीएफआई जो है ना प्रिपेयर हुआ है कंसिस्टेंट बेसिस विथ हिस्टोरिकल एफेस। समझ में आता है। ड्यूटी में तीन चीज आती है, एक तो एजम्पशन देखेंगे, बेस्ट एस्टिमेट है, रीजनेबल है क्या, हाइपोथेटिकल है तो पर्पस ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ में कंसिस्टेंट है क्या, फिर पीएफआई को प्रिपेयर किया है, प्रेजेंट किया है एंड कंसिस्टेंट है, प्रिपेयर किया है एजम्पशन के साथ में, प्रेजेंट किया है एंड ऑल मटेरियल एजम्पशन को डिस्क्लोज किया है, उसमें हाइपोथेटिकल एंड बेस्ट एस्टिमेट आ जाएंगे, एंड उसके साथ में कंसिस्टेंट है हिस्टोरिकल एफेस के आधार पर, जिसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल वगैरह सारी चीजें अपन कंसिडर करेंगे। एक चीज समझ गए तुमको। अब है ना, अब हमारे पास में बस मेमोरी टेक्निक बचते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ऐसे फटाफट क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा। सर मैंने आपको बोला था कि पीएफआई पीआरएफआई थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में समझाते जाऊंगा। क्वेश्चन आएगा प्रोस्पेक्टस के बारे में, ठीक है। जब अपन पीआरएफआई की बात करते हैं ना, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं ना, वो जो तुम्हारा SAE 3420 एप्लीकेबल हो जाता है ना, ये कौन सा है 3400 है, ठीक है। आगे वाला कौन सा आएगा 3420 आएगा। तो अगर वो अप्लाई हो जाता है ना तो वो तभी अप्लाई हो जाता है जब तुम्हारा प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में ऐड किया होता है। बट यहाँ पे तुमको क्वेश्चन में ये चीज देखनी पड़ेगी, प्रोस्पेक्टस इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको ये चीज देखनी पड़ेगी वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है कि प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन में फोकस कहाँ पे रहेगा, प्रोस्पेक्टस के ऊपर क्या नहीं, किसके ऊपर, प्रो फॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या फिर तुम्हारे पास में प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा प्रोस्पेक्टस है बट इंफॉर्मेशन कौन सी है, प्रोजेक्टेड एफएस है। प्रोजेक्टेड एफएस है तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारे पास में, प्रो फॉर्मा नहीं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड एफएस है इसका मतलब क्या है तुम्हारे पास में, प्रोस्पेक्टिव
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। ध्यान देना है दोस्त, ध्यान देना है, नहीं तो चूक जाओगे दोस्त, चूकना मत, ठीक है। तो ये बात होती है, क्वेश्चन को क्लियर कर लिया मैंने, ठीक है। तो प्रोसेस टू इशू प्रोस्पेक्टस में तुम्हारे पास में क्या है, प्रोजेक्टेड एफएस को एग्जामिन करना है। तो इसमें तुमको चीज क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट, जैसे अपन हमेशा देखते हैं अपने को एक्सेप्ट करना होता है, परफॉर्म करना होता है, रिपोर्ट देना होता है, ठीक है। यहाँ पे बात क्या हो रही है, एक्सेप्ट करने से पहले तुम किस चीज का ध्यान दोगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑडिट एविडेंस, व्हाट ऑडिट एविडेंस तुम ऑब्टेन करोगे फॉर रिपोर्टिंग ऑन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके ऊपर तुम क्या ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे, ठीक है सर। ऑडिट एविडेंस के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि एक्सेप्ट करना है, ठीक है सर। हमारे पास में क्या है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनी है ना, तो उसका कुछ तो पर्पस रहेगा। वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसका कुछ तो पर्पस रहेगा, उसका कुछ तो यूज रहेगा। उसको हमको देखना पड़ेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो यूज कहाँ पे होने वाली है, एंड वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको तुमको लिमिट करना पड़ेगा। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, या तो लिमिटेड होगा या फिर जनरल होगा, मतलब सारे लोग देखेंगे या फिर कुछ लोग देखेंगे। तो हमको एक्सेप्ट करने से पहले ये दो चीज़ें तो पता होनी चाहिए। और इसी के ऊपर अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट से एग्री करके लेंगे, मैनेजमेंट से अपन एग्री करके लेंगे, मैनेजमेंट से अपन WR ऑब्टेन करेंगे कि भाई साहब इंटेंडेड यूज क्या है इन्फॉर्मेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सीन है, इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, WR लेकर चलेंगे, ठीक है सर। तो सिंपल सी बात इतनी समझो, अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, एक तो इंटेंडेड यूज देखेंगे, और दूसरी चीज आती है तुम्हारे पास में क्या है, जनरल और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, ठीक है सर। और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो हमको एजम्पशन को समझना पड़ेगा, तो नेचर ऑफ एजम्पशन क्या है, वो बेस्ट एस्टिमेट है कि हाइपोथेटिकल है, ये हमको समझना पड़ेगा। उसके साथ में एलिमेंट में हमने क्या देखा था कि तुम्हारे पास में क्या ऐड हो रहा है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिर्फ बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऐड क्या हो रहा है तुम्हारे इन्फॉर्मेशन में, क्या क्या चीज आती है। क्योंकि एक्सेप्ट करने से पहले ये तो तुमको समझना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज आती है, और उसके साथ में तुमको पीरियड कितना कवर हुआ है, कितने साल के लिए, ठीक है, ये चीज समझनी पड़ेंगी। सर इसको अपन याद कैसे रखते हैं, आई डील PFI, सर ये निमोनिक्स कैसे बना, ये शॉर्टकट कैसे बना, ये चीज समझनी पड़ेगी। एक्सेप्ट करना है ना, तो एक्सेप्ट करना है मतलब डील डील करनी है तुमको। तो जब डील करनी है ना, तो तुम डील किसके बारे में कर रहे हो, PFI के बारे में, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो PFI की जब डील होती है, जब एक्सेप्ट होता है ना, तो तुमने ध्यान देना है आई डील PFI के ऊपर, ठीक है। तो आई से आता है तुम्हारे पास में इंटेंडेड यूज, आओ यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, तो अपन क्या करेंगे, आइडियल PFI के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई से आता है इंटेंडेड यूज, डी से आता है डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है या फिर जनरल है, ई से आता है एलिमेंट क्या क्या आएंगे, ए से आता है एजम्पशंस में बेस्ट एस्टिमेट है कि हाइपोथेटिकल है, एंड एल से आता है लेंथ ऑफ पीरियड, पीरियड कवर को अपन ने क्या किया था, लेंथ ऑफ पीरियड कवर किया था। सर अपन एक्सेप्ट कब नहीं करेंगे, अगर जो उसका इंटेंडेड यूज है ना, अगर वो तुमको लगता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है, तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो एजम्पशंस है ना, तुमको लगता है कि अनरियलिस्टिक है, कुछ तो एजम्पशंस किए इसने ऐसे ही, तो तुम क्या करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करना या फिर विड्रॉ कब करना है तुमने, एजम्पशंस तुमको लगते हैं अनरियलिस्टिक है, या फिर इंटेंडेड यूज तुमको लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है, और ये सब को तुम क्या करोगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में, एंगेजमेंट लेटर में तुम क्या करोगे, उसको एग्री करके ले चलोगे। सर अब हमको परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करना है, तो उसका क्वेश्चन कैसे आएगा, टू एग्जामिन एंड रिपोर्ट ऑन PFI। तुमको क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इंपॉर्टेंट मैटर तुम कंसिडर करोगे व्हाइल डिटरमाइनिंग नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। परफॉर्मेंस का क्वेश्चन कैसे आएगा, NTE ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स। देखो सर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट मतलब क्या, तुमको परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करना है मतलब क्या, एग्जामिनेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करना है। तो एग्जामिनेशन के प्रोसेस का नेचर कैसा होगा, वो कितने एक्सटेंट तक करने हैं, एंड तुम उसका टाइमिंग क्या होगा, ये डिसाइड करने के लिए तुमने क्या चीज ध्यान देनी है। समझ में आया कि किस चीज को कंसिडर करना है जब तुमको एग्जामिनेशन प्रोसीजर का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखोगे सर, तुम क्या देखोगे, तुम्हारा पुराना नॉलेज क्या है उसमें, ठीक है, उसका नॉलेज तुम देखोगे। तुम और क्या चीज देखोगे, देखो तुम क्या चीज देखोगे, और उसके साथ में तुम देखोगे कि इसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है क्या। अच्छा जी, मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, मैनेजमेंट के जजमेंट कितना एक्सटेंड तक उस चीज को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। उसके साथ में अपन क्या देखते हैं, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है क्या तुम्हारा PFI बनाने के लिए, ठीक है। उसके साथ में अपन क्या देखते हैं, तुम्हारा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है, वो उसके ऊपर तुम रिलाई कर सकते हो क्या। फिर देखते हो बिजनेस स्टेबल है क्या, क्योंकि बिजनेस स्टेबल है तभी तुम फोरकास्ट कर पाओगे, तभी तुम बता पाओगे कि 10% ग्रो होता है, 20% ग्रो होता है, 5% ग्रो होता है। और एक चीज तुमको समझनी पड़ेगी कि तुम्हारा एंगेजमेंट टीम है ना, उसको उस इंडस्ट्री का जो है ना, उसका एक्सपीरियंस वगैरह है क्या। तो इसको अपन ने कैसे याद किया था, इसको अपन ने देखा था नो लियोनेल मेसी करके,
एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स का एनटीए तुमको अगर देखना है तो उसके लिए अपन ने क्या किया है, नो लियोनेल मेसी। तो यहाँ पे तुमको क्या देखना पड़ेगा, नो नॉलेज देखना पड़ेगा तुमको प्रीवियस एंगेजमेंट का। यल से क्या आता है, लाइक्लीहुड की वो मटेरियल स्टेटमेंट आता है क्या। यम से अपन क्या देखेंगे, यम से दो चीज आती है, एक तो मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस एंड दूसरा आता है मैनेजमेंट का जजमेंट। बट यम से क्या आता है, मैनेजमेंट का कॉम्पिटेंस। एंड ई में अपन देखते हैं कि मैनेजमेंट के जजमेंट से पीएफआई कितना तुम्हारा कितने एक्सटेंट तक अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर यस से अपन क्या देखेंगे, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलायबल है क्या। यस से बिजनेस स्टेबल है क्या तुम्हारा। एंड आई से इंडस्ट्री में एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस क्या है। इसके लिए अपन के पास दो निमोनिक्स है, नो लियोनेल मेसी या फिर नो माई लेसी। जो भी तुमको लिखना है लिख लो, कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अपन ने क्या करेंगे, नॉलेज ऑब्टेन जो किया है हमने प्रीवियस एंगेजमेंट का, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है क्या पीएफआई बनाने के लिए, मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस क्या है, मैनेजमेंट का जजमेंट पीएफआई को कितना अफेक्ट करेगा। उसके बाद में सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एडुकेट है क्या, रिलायबल है क्या, अंडरलाइंग डेटा कैसा है, अजम्पशन को सपोर्ट है क्या, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंटिटी का बिजनेस एंड एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस उस इंडस्ट्री को लेकर। बात खत्म। उसके साथ में अपन क्या देखते हैं, बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन एंड हाइपोथेटिकल एजम्पशंस। बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशंस में हमको क्या देखना है, रीजनेबल है क्या। तो रीजनेबल है कि नहीं उसके लिए तुमको सोर्स एंड रिलायबिलिटी चेक करना पड़ेगा। हाइपोथेटिकल में अपने को देखना पड़ता है रियलिस्टिक है क्या, तो अनरियलिस्टिक है क्या वो तुम चेक करोगे। यहाँ पे तुमको ऑल सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन देखने पड़ेंगे। बात खत्म, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो एग्जामिनेशन मतलब परफॉर्मेंस में क्या जाएगा तुम्हारा दोस्त, नो लियोनेल मेसी। नो मतलब नो नॉलेज, तुम्हारा ही नॉलेज प्रीवियस एंगेजमेंट का। उसके बाद में यल से आता है लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एफएस मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा उसके चांसेस क्या है। मेसी में सबसे पहले मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है क्या पीएफआई बनाने के लिए। इससे आता है एक्सटेंट, किसका एक्सटेंट, मैनेजमेंट के जजमेंट कितने एक्सटेंट तक पीएफआई को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद में आता है तुम्हारे पास में एसएसआई, यस आता है तुम्हारा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलायबल वगैरह है क्या, एडुकेट है क्या, वो सारी चीजें। फिर आता है यस बिजनेस स्टेबल है क्या, स्टेबल है तभी तुम्हारे एजम्पशंस अच्छे रहेंगे। और आई से आता है इंडस्ट्री में एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस क्या है। या फिर लेजी वाला तुम अगर शॉर्टकट यूज करते हो तो ई आता है एंगेजमेंट टीम का एक्सपीरियंस। ठीक है, बात खत्म। फिर अपन बात करेंगे बेस्ट एस्टिमेट एंड हाइपोथेटिकल एजम्पशंस की। फिर हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन तुम्हारा एडिशनल आ जाता है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। ये हमेशा नहीं आता है, बाकी किसी स्टैंडर्ड में नहीं था, यहाँ पे था प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। तो इसका क्वेश्चन क्या आएगा, देखो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करते हुए सीधा सीधा बता देंगे पीएफआई का क्वेश्चन है एंड प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है। सीधा सीधा बता देंगे, कोई टेंशन नहीं, सीधा सीधा बता देंगे प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का क्वेश्चन है, सीधा सीधा बता देंगे। अपन भी सीधा सीधा लिखेंगे। इसको अपन ने कैसे याद किया था, टप्पू के पापा प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर करते समय तुम्हारा इरादा क्या है। टप्पू के पापा तुम्हारा इरादा क्या है, इरादा क्या है, इरादा क्या है, इरादा 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 क्या होता है टप्पू के पापा का। इधर गया प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। तो अपन क्या करते हैं, इरादा क्या है, जब तुमको प्रेजेंट करना है डिस्क्लोज करना है तब तुमको इरादा क्या है ना ये हमको समझना पड़ेगा। तो इरादा क्या होता है, वो जो इरादा है ना उसमें जो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीड करने का ये इरादा नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीड करने का इरादा नहीं होना चाहिए। उसमें अगर तुम रेंज को सिलेक्ट करते हो ना तो रेंज में जो तुम पॉइंट इस्टेब्लिश करते हो ना उसको तुम देखोगे, और रेंज है ना वो तुम्हारा बायस मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, इसको तुम देखोगे। एजम्पशंस की बात होती है, देखो आर से रेंज, ए से तुम्हारा एजम्पशन, ए से तुम्हारा अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात होती है, एंड डी से आता है तुम्हारे पास में डेट। ठीक है, तो डेट तो बहुत सिंपल है कि जो तुम्हारे एजम्पशंस वगैरह है ना वो तुम्हारे इस दिन में अप्रोप्रिएट है क्या। एक तो अपन डेट में बात करते हैं कि पीएफआई का डेट क्या है उसको डिस्क्लोज करेंगे, और जो तुम्हारे एजम्पशन है ना तो अभी भी अप्रोप्रिएट है क्या ये हमको चेक करना पड़ेगा। एजम्पशंस में तुमको देखना पड़ेगा बेस्ट एस्टिमेट एजम्पशन एंड हाइपोथेटिकल, हमेशा की तरह एक तुमको देखना पड़ेगा। और अकाउंटिंग पॉलिसी में तुमको देखना पड़ेगा, अकाउंटिंग पॉलिसी को डिस्क्लोज करो, उसमें अगर चेंज है रिसेंट हिस्टोरिकल इफेक्ट से अगर कुछ चेंज आता है तो उसमें तुमको उसका रीजन एंड इफेक्ट बताना पड़ेगा। तो इरादा है ना बहुत ही सिंपल है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बहुत ही सिंपल है, बस तुमको इरादा देखना है। इरादा कैसे देखोगे तुम, प्रेजेंटेशन पीएफआई का है ना वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, मिसलीडिंग वाला नहीं होना चाहिए। इरादा सिंपल है, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। आर से आता है रेंज के बारे में बात करेंगे। बेसिस क्या है तुम्हारा, जो रेंज में तुमने पॉइंट को स्टेब्लिश किया है ना उसका बेसिस क्या है उसको क्लियरली इंडिकेट करो। और रेंज है ना इज नॉट सिलेक्टेड इन अ बायस या फिर मिसलीडिंग मैनर, इसको तुमको बताना पड़ेगा। तो रेंज हो गया, इन्फॉर्मेटिव हो गया। अब हमको देखना है ए से एजम्पशन, ए से अकाउंटिंग पॉलिसी, एंड बीच में आता है डी आता है डेट के बारे में। तो डेट जब तुम्हारा पीएफआई प्रिपेयर किया है और मैनेजमेंट नीड टू कंफर्म दैट एजम्पशन जो है ना वो इस दिन भी अप्रोप्रिएट है, वो तुमको बताना पड़ेगा। उसके साथ में ए से आता है अकाउंटिंग, ए से आता है एजम्पशंस, ए से आता है अकाउंटिंग पॉलिसी। एजम्पशन के लिए तुमको
एजम्पशंस तुमको एडुकेटली डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। बेस्ट एस्टिमेट क्या है, हाइपोथेटिकल क्या है उसको भी बताना पड़ेगा, अनसर्टेनिटी वगैरह है उसको भी बताना पड़ेगा। अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए तुम क्लियरली डिस्क्लोज करो नोट्स में, और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कुछ चेंज आता है तो उसको डिस्क्लोज करो, उसका रीजन बताओ, उसका इफेक्ट क्या होता है उसको भी बताओ। तो भाई इरादा तो बहुत ही सिंपल था, इरादा तो बहुत नेक था। अब हमको देखना पड़ेगा रिपोर्ट से पहले अपन क्या करेंगे, एविडेंस के बारे में बात करेंगे। देखो हमने ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था, हमने एविडेंस के बारे में बात नहीं करी थी। सर कहाँ पे बात करी थी, तुम इतना भूल कैसे जाते हो यार फटाफट। एक तो हमने बात करी थी एक्सेप्टेंस करते समय, और दूसरी बात करी थी हमने ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करना है। चाहे ऑडिट एविडेंस का क्वेश्चन आ जाए या फिर डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन आ जाए, मैंने क्या बोला, चाहे ऑडिट एविडेंस का क्वेश्चन आ जाए चाहे डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन आ जाए, तुमने आंसर यही लिखना है। तो देखो पॉइंट डॉक्यूमेंटेशन का है, क्वेश्चन आएगा ऑडिट एविडेंस का, तुमने आंसर यही लिखना है जो तुम्हारे नजर के सामने जिगर के पास में है। सर क्या देखना होता है तुमको, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है ना तुमको। तो व्हाट ऑडिट एविडेंस विल बी ऑब्टेन फॉर रिपोर्टिंग ऑन प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या एविडेंस को ऑब्टेन करोगे तुमको देखना है। मेन चीज क्या है, एजम्पशंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, एजम्पशंस आती है। तो बस मैनेजमेंट के एजम्पशंस में उन्होंने हाइप तो नहीं किया है ना, तुमको क्या देखना है, बस मैनेजमेंट के एजम्पशंस में उन्होंने हाइप तो नहीं किया है ना, इतना देखना है। अगर हाइप किया है ना तुम उसका पैर ही तोड़ दो, तुम क्या करो उसका पैर ही तोड़ दो। तो तुमको क्या देखना होता है, सर कैसे बातें कर रहे हो एकदम भयानक, वीडियो हटा देगा यूट्यूब, ठीक है। तो बस मैनेजमेंट ने उसके एजम्पशन में हाइप तो नहीं किया है ना देखना पड़ेगा, नहीं तो तुमको क्या करना पड़ेगा, उसका पैर तोड़ दो। तो सर बस क्या होता है, बस कुछ नहीं, बेसिस ऑफ फोरकास्ट, ऐसे एजम्पशंस एंड ऐसे आता है सोर्स। अब ये एजम्पशंस में तुम्हारे पास में एजम्पशंस में क्या आ जाएगा, हाइपोथेटिकल भी आ जाएगा। तो ये जो एजम्पशंस में मैनेजमेंट ने हाइप तो नहीं किया है ना, मतलब हाइपोथेटिकल एजम्पशंस भी आ जाएंगे, उसको भी तुमको देखना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट का क्या सीन है सर, मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन WR लेंगे अपन कुछ, एंड उसका जिम्मेदारी को एक्सेप्ट करता है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। सर पैर तोड़ दो मतलब क्या मतलब होता है, पी से आता है प्लान, ऑडिट प्लान के बारे में देखो। ई से आता है एग्जामिनेशन के प्रोसीजर्स, जो अपन ने बात करी थी ना, नेचर टाइमिंग एग्जामिनेशन प्रोसेस। अरे नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऊपर ही तो बात करी ना अपन ने, एग्जामिनेशन के प्रोसीजर्स, नो लियोनेल मेसी, यही चीज तुमको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। इसके बारे में ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऑडिट के यहाँ पे जो भी प्रोसेस आते हैं। एंड आर से आता है रीजन, रीजन क्या देखना पड़ेगा तुमको, मॉडिफाई रिपोर्ट जाता है तो उसका रीजन क्या है, अगर एंगेजमेंट से विड्रॉ करते हो तो उसका रीजन क्या है। तो डॉक्यूमेंट जब करोगे ना तुम यही चीजें करोगे, ऑडिट एविडेंस के ऊपर आ जाए या फिर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आ जाए, क्या करोगे, बस में सबसे पहले बस में बेसिस फोरकास्ट, एजम्पशंस मेड, एंड ये से आता है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। बस मैनेजमेंट ने हाइप किया है क्या देखना है, हाइप किया है तो पैर तोड़ दो। मैनेजमेंट में तुमने डॉक्यूमेंट क्या करना है, उसका WR और उसका जो एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्यूमेंट करना है। हाइप में हाइपोथेटिकल एजम्पशंस, पैर में क्या है तुम्हारे पास में PC प्लान, PC एग्जामिनेशन के प्रोसेस, आर से रीजन मैनेजमेंट के, नहीं तुमने जो मॉडिफाई किया रिपोर्ट या फिर तुमने विड्रॉ किया है एंगेजमेंट से, बस इतनी सी चीज आती है। बस देखो बेसिस फॉर फोरकास्ट, ऐसे एजम्पशंस मेड, ऐसे आता है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। एजम्पशन में तो उसने क्या किया रहेगा, हाइप किया रहेगा, तो हाइपोथेटिकल एजम्पशंस और एविडेंस सपोर्टिंग एजम्पशंस। मैनेजमेंट के बारे में 2 पॉइंट आते हैं, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेशन एंड मैनेजमेंट का एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। WR में मैंने तुमको बता दिया था, इंटेंडेड यूज एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर WR लेके चलना है, एक्सेप्ट करते समय ही हमने उसे कंफर्म किया था, बस यही बात आती है। फिर हम बात करेंगे पैर तोड़ दो, पैर मतलब क्या, प्लान, ऑडिट प्लान को डॉक्यूमेंट कर लो। फिर ई से आता है एग्जामिनेशन के प्रोसेस का नेचर टाइमिंग एक्सटेंट क्या है उसको डॉक्यूमेंट कर लो। एंड आर से आता है रीजन, रीजन किसका डॉक्यूमेंट करना है, तुमने मॉडिफाई करते हो तो मॉडिफिकेशन का, विड्रॉ करते हो तो विड्रॉल का रीजन डॉक्यूमेंट करके चलना है, बात खत्म। अब कुछ नहीं बचता है भाई साहब, यहाँ पे देखो ओपिनियन के बारे में कुछ बात होती है तो तुमने क्या करना है, ओपिनियन के बारे में कुछ बात होती है तो इतना ध्यान देना है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में अगर कुछ गड़बड़ है, कहाँ पे, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में अगर कुछ गड़बड़ है तो क्वालिफाई या फिर एडवर्स, डिपेंड करेगा क्या जाता है तुम्हारा, क्वालिफाई या फिर एडवर्स जाएगा। अगर एजम्पशन में गड़बड़ आती है, एजम्पशन अगर रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं करते तो सीधा सीधा एडवर्स, सीधा सीधा एडवर्स। और सर डिस्क्लेमर कब जाता है, जब हमारे पास में स्कोप लिमिटेशन आता है। तो सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्वालिफाई या फिर एडवर्स देखना पड़ेगा। एजम्पशन के केस में अगर रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं करते तो सीधा सीधा एडवर्स कर दो। और डिस्क्लेमर कहाँ पे जाता है, तुम्हारा स्कोप लिमिटेशन में। और हर एक के साथ में विड्रॉल का ऑप्शन तुम्हारे पास में किधर नहीं जाता है। तो चाहे पहला हो विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, दूसरा हो विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, तीसरा हो विड्रॉ फ्रॉम एंगेजमेंट, विड्रॉल का ऑप्शन तुम्हारा किधर नहीं जाता है। खत्म हो गया, बस हमको ये देखना है अब रिपोर्ट। अब हमको बस रिपोर्ट देखना है और उसके बाद बात खत्म होती है। अब यहाँ पे बस तुमको रिपोर्ट में दिक्कत आ सकती है, बाकी सब तो हमने क्लियर कर दिया, कुछ दम ही नहीं था, बाकी सब में कुछ दम नहीं था। रिपोर्ट में एक बार तुमको दिखा देता हूँ, 1 मिनट
अच्छा, रिपोर्ट से पहले ना मैं तुमको क्वेश्चन करा देता हूँ, जो एक दो क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास में। देख, कंपनी है तो उसने जो डिप्रिसिएशन दिया है इनकम टैक्स के हिसाब से दिया है, मतलब तुम्हारे पास में हिस्टोरिकल एफएस से कंसिस्टेंट नहीं है। तो उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हिस्टोरिकल एफएस के साथ में कंसिस्टेंट होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, कंपनी का हिस्टोरिकल एफएस किसके आधार पर बना रहेगा, कंपनीज एक्ट के डिप्रिसिएशन के आधार पर। यहाँ पे तुमने इनकम टैक्स बोला है जो कंसिस्टेंट नहीं है हिस्टोरिकल एफएस के आधार पर, तो उस केस में तुम क्या करोगे, उस केस में तुम या फिर क्वालिफाई या तो डिस्क्लोज करोगे या फिर विड्रॉ करोगे एंगेजमेंट से। इसका क्यों, क्योंकि प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एडुकेट नहीं है, तो क्वालिफाई या फिर एडवर्स करोगे। बस इतनी सी बात आती है, इस सेंटेंस को ऐड करना तुम। ठीक है सर, और क्वेश्चन करते हैं सर अपन। ये आरटीपीएमटी का क्वेश्चन है, आईपीओ में आया है तो प्रोस्पेक्टस में गया रहेगा, लेकिन हमको फर्क कहाँ पे पड़ता है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि प्रोफॉर्मा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के बारे में पूछा है, तो सीधा सीधा अपन बताएंगे उसका इरादा क्या है। इंफॉर्मेटिव मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए। इरादा, आर से आता है रेंज, रेंज में तुम्हारा बेसिस फॉर इस्टेब्लिशिंग पॉइंट्स, रेंज बायस में मिसलीड नहीं करना चाहिए। ऐसा आता है एजम्पशंस, बेस्ट एस्टिमेट हो, हाइपोथेटिकल हो। फिर ए से आता है, नहीं डी से डेट देखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे एजम्पशंस इस डेट के ऊपर भी अप्रोप्रिएट है क्या। फिर आता है ए से अगेन अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग पॉलिसी भी आता है एंड उसके साथ में उसका चेंज आता है, तो रीजन एंड इफेक्ट। बात खत्म। और कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास में, एक मिनट। अच्छा, आरटीपी का देख लिया, आईसीआई के नए क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन है क्या। हाँ, यहाँ पे बात करो, बात क्या कर रहा है देखो, यहाँ पे एग्जामिन, अरे चल ना मामू, एग्जामिन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। एक्सेप्ट करते समय तुमने किस चीज़ का ध्यान देखना है, एक्सेप्ट करते समय तुमको क्या देखना है। देख भाई साहब, एक्सेप्ट करते समय अपन क्या करते हैं, इंटेंडेड यूज देखते हैं। आई डील पीएफआई ना, एक्सेप्ट करना है तो डील करना है, आई डील पीएफआई तो इंटेंडेड यूज, जनरल लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, एजम्पशंस देखना है, एलिमेंट एंड पीरियड कवर देखना है। एक्सेप्ट कब नहीं करना है तुमने, देखो ये भी पूछा है उन्होंने, हाँ मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के बारे में पूछा है, एंड एक्सेप्ट कब नहीं करना है, डिक्लाइन कब करना है। तो ये चीज तुमको ऐसा का ऐसा लिखना पड़ेगा, अपना पूरा नोट्स सजेस्टेड के साथ में मैच होता है दोस्त। ठीक है, तो अगर एजम्पशंस अनरियलिस्टिक है या फिर इंटेंडेड यूज इनअप्रोप्रिएट है तो एक्सेप्ट नहीं करेगा या फिर विड्रॉ करेगा। और एंगेजमेंट के लिए तुमने क्या बात करी है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में हमने क्या बात करी है, फॉर्मुलाइज करो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंगेजमेंट लेटर में। ठीक है, एग्री करो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, बात खत्म। दूसरा क्वेश्चन किसके बारे में आता है तुम्हारा, 402, तो छोड़ दो। अब हम बात करते हैं रिपोर्ट के बारे में। रिपोर्ट को अपन रिपोर्ट से देखते, प्रोनाउंसमेंट से देखते। देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है, बस सोचने का है क्या क्या जाएगा। सबसे पहले हमने प्रोजेक्शन को एग्जामिन किया है, हम रिव्यू नहीं किया, हमने ऑडिट नहीं किया, हमने एग्जामिन किया है प्रोजेक्शन को। ठीक है, ये प्रोजेक्शन में क्या आता है उसको आइडेंटिफाई करोगे तुम, उसका पीरियड में क्या आता है उसको आइडेंटिफाई करोगे। ये जो तुम्हारा एंगेजमेंट है तुमने किसके हिसाब से किया है, ये तो अपन हमेशा बोलते हैं ना कि एसएच के हिसाब से किया है, जैसे 810 के हिसाब से किया है, एसआरई के हिसाब से किया है। तो यहाँ पे भी तुम बता दो कि तुम्हारे पास में SAE 3400 के हिसाब से तुमने किया है इस एंगेजमेंट को परफॉर्म। अब यहाँ पे तुमको बात होती है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो भाई साहब, प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की आती है, हमारी जिम्मेदारी आती है एग्जामिन करना कि जो एजम्पशन है ना उसको एविडेंस सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। उसमें भी हाइपोथेटिकल एजम्पशंस के लिए एविडेंस ज़्यादा नहीं होते हमारे पास में। ठीक है, तो हमारी जिम्मेदारी बस कहाँ पे बनती है, एग्जामिन करना एविडेंस सपोर्टिंग द एजम्पशंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ए भी आता है, ए भी हमको बताना पड़ेगा। हम प्रोजेक्शन को वेरिफिकेशन नहीं करते, इसमें प्रोजेक्शन का वेरिफिकेशन हमारा नहीं आता है। वी डू नॉट वॉच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द सेम। तुमको क्लियर कर दिया कि भाई साहब इसके ऊपर ऑलमोस्ट भरोसा करो ही मत। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या बात करेंगे, उस बारे में समझाएंगे अपन, जैसे हमेशा समझाते हैं अपन कि रिव्यू एंगेजमेंट है, ऑडिट नहीं है, लिमिटेड एश्योरेंस जाता है। यहाँ पे तुम ये समझाते हो कि हम क्या प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो यही चीज़ तुमको यहाँ पे समझानी पड़ेगी, यही चीज़ तुमको समझानी पड़ेगी। क्या समझाओगे कि प्रोजेक्शन जो है ना उसका इंटेंडेड यूज़ क्या है बताओगे, एजम्पशंस कौन से यूज़ करे हैं तुमने, हाइपोथेटिकल एजम्पशंस अगर यूज़ करे ना तो ऐसा हो सकता है कि वो इवेंट होगा ही नहीं, वो चीज़ है वो एक्शन मैनेजमेंट का ऑकर होगा ही नहीं, ये तुम उसको बता दो साफ साफ। ऐसा भी हो सकता है कि वो इवेंट तुम्हारा ऑकर होगा ही नहीं, वो कॉशियस कर दो, मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस अदर देन डिस्क्राइब्ड अबाउ। तो वो जो पर्पस है ना, इंटेंडेड यूज है ना, वो छोड़ के बाकी जगह पे इसका यूज नहीं होगा, ये तुम उसको सीधा सीधा बताओ। ठीक है, फिर हम क्या बात करेंगे, हमने एग्जामिनेशन क्या किया है, टेस्ट बेसिस पे बस किया है, और अपना ओपिनियन जाएगा, ओपिनियन में नथिंग जाएगा, नथिंग नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन विच कॉज अस टू बिलीव दैट डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस। ये जो है ना ये तुम्हारा अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, नथिंग नथिंग, नॉट नॉट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है ना, तो नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन कि डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस। ठीक है,
इसके साथ में तुमको और एक बताना पड़ेगा, इन आवर ओपिनियन प्रोजेक्शन जो है ना वो प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, जबकि ये हमारा अनमॉडिफाइड है ना, अनमॉडिफाइड वाला ओपिनियन है। तो इसी वजह से अपन क्या बताएंगे कि प्रॉपरली प्रिपेयर किया है अजम्पशन के हिसाब से, कंसिस्टेंट है हिस्टोरिकल एफेक्ट्स के हिसाब से, यूजिंग अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो तुम क्या करते हो, तुम बता देते हो कि हमारे पास में जो ओपिनियन है, हमारे ओपिनियन में प्रॉपरली प्रिपेयर किया है, क्योंकि अनमॉडिफाइड है। अगर मॉडिफाइड जाता है तो अपन बोलेंगे कि प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया है एजम्पशन के हिसाब से, या फिर कंसिस्टेंट नहीं है तुम्हारा हिस्टोरिकल एफेक्ट्स के हिसाब से। बस ये तुम बता दोगे। और हमने ऊपर बता दिया था कि ऐसा हो सकता है कि इवेंट ऑकर होगा ही नहीं। हम इसके साथ में ये भी बता देते हैं कि अगर इवेंट ऑकर हो भी जाता है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि रिजल्ट जो तुम्हारे एक्चुअल है ना वो तुम्हारे वेरी करेंगे, प्रोजेक्शन में जो है उससे तुम्हारे वेरी करेंगे। तो ये बस तुमको बताना होता है। रिपोर्ट है ना बहुत ही सिंपल जाता है। देखो क्या करेंगे, टाइटल, एड्रेस, डेट, प्लेस, सिग्नेचर, बात खत्म। इसमें तुमको सबसे पहले पीएफआई को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पीएफआई क्या है, उसका डेट क्या है, पीरियड क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें कवर होती है। हमने एक जगह पे देखा था कि एसे का रेफरेंस तुम दे सकते हो, मतलब एसे अगर यूज होता है ना तो एसे भी बता सकते हो, तो एसे भी बता दो। और उसके साथ में अपन ये भी बता देते हैं ना कि हमारा एंगेजमेंट एसे 3400 के हिसाब से, ठीक है। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या होती है, पीएफआई को प्रिपेयर करना वगैरह उसकी जिम्मेदारी होती है, उसके एजम्पशंस की जिम्मेदारी भी मैनेजमेंट की होती है। फिर अपन का इंपॉर्टेंट चीज क्या जाता है, इंपॉर्टेंट चीज जाता है कि यहाँ पे दिया नहीं है उन्हें ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरे को देखना था, प्रैक्टिशनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया नहीं तो कोई बात नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज क्या जाता है, उसके बारे में तुम उनको समझाते हो। कैसे समझाते हो, रेफरेंस देते हो कि इसका पर्पस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे होगा, ये समझाते हो तुमको, ठीक है। प्रोसीजर में हमारा एग्जामिनेशन जो आता है ना वो टेस्ट बेसिस पे आता है, जिसमें अपन चेक करते हैं कि एविडेंस सपोर्ट करता है क्या अजम्पशन को। और ये हमारा नेगेटिव एश्योरेंस का स्टेटमेंट तुम ऐड करते हो कि अजम्पशन जो है ना रीजनेबल बेसिस पे है कि नहीं है। ये कब होगा, अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में। ओपिनियन में तुम्हारा क्या जाएगा, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशंस एंड प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ। और साथ में तुम क्या कर दो, क्वेश्चन कर दो कि रिजल्ट जो है ना अचीव होंगे नहीं, अगर वो इवेंट ऑकर भी होता है ना तो रिजल्ट अचीव होंगे नहीं। अब ये जो सीन है ना देखो एजम्पशन वगैरह का, इसके बारे में तुमको डिटेल में यहाँ पे कुछ लिखा है, एजम्पशंस के बारे में, ये जो लिमिटेशन है उसके बारे में, और तुम्हारे पास में प्रोजेक्शन के बारे में क्या क्या लिखा है। देखो एजम्पशन के केस में तुमको क्या बताना पड़ेगा, अगर एजम्पशंस डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस पीएफआई का, तो उसको तुमको बताना पड़ेगा, तुमको उसका स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एजम्पशंस अगर प्रोवाइड नहीं करते रीजनेबल बेसिस पीएफआई का, तो तुमको उसका स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा। लिमिटेशन के केस में क्या होता है, एक्चुअल रिजल्ट जो है ना तुम्हारे पीएफआई से डिफर कर सकते हैं, अगर वो इवेंट ऑकर भी होता है तो भी एक्चुअल रिजल्ट जो है ना वो तुम्हारे पीएफआई से डिफर कर सकते हैं। इसका स्टेटमेंट ऐड करोगे, और इसका कोई गारंटी नहीं है कि जो रिजल्ट है ना वो तुम्हारे रेंज में आएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ये स्टेटमेंट ऐड करोगे। प्रोजेक्शन के केस में पीएफआई हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर द इंटेंडेड यूज यूजिंग हाइपोथेटिकल एजम्पशंस, ये तुमको बताना पड़ेगा। और ये जो हाइपोथेटिकल एजम्पशंस होते हैं ना, इसमें तुमको ये भी बताना होगा कि हो सकता है कि वो इवेंट होगा ही नहीं, वो मैनेजमेंट का एक्शन होगा ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ये भी तुम बता दो। रीडर्स आर क्वेश्चन दैट पीएफआई शुड नॉट बी यूज फॉर द पर्पस अदर देन इंटेंडेड यूज। देखो इतना सब कुछ है, लेकिन दिमाग में अगर तुम ध्यान देते हो ना तो कुछ नहीं है, ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है। बस तुमको समझना होता है कि कैसे कैसे जाएगा। अगर एजम्पशन है तो अगर रीजनेबल है तो बता दो, अगर रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो बता दो। लिमिटेशन है तो दो चीज आती है, देखो दो चीज आती है, अगर हाइपोथेटिकल एजम्पशंस है तो हो सकता है इवेंट होगा नहीं, या फिर हो भी सकता है। ये तुम बता दो यूजर को कि ऐसा भी हो सकता है कि इवेंट होगा ही नहीं, मैनेजमेंट का एक्शन होगा ही नहीं है, ठीक है। उसके साथ में अगर हो जाता है ना तो ये भी बता दो कि अगर हो भी जाता है ना तो ऐसा हो सकता है कि रिजल्ट है ना तुम्हारे पीएफआई से वेरी करेंगे, और ये बता दो कि इसका कोई गारंटी नहीं है। बात खत्म। सर कुछ नहीं है, कुछ दम नहीं है। एक बार अपन देखते हैं अपन ने क्या क्या देखा है। अपन ने देखा है कि पीएफआई में तुम्हारे पास में फोरकास्ट आता है, प्रोजेक्शन आता है, एंड उसका नेचर ऑफ एश्योरेंस कैसे जाता है। फिर अपन ने बात करी है मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वगैरह क्या है। फिर अपन ने ड्यूटीज ऑफ मेंबर के बारे में बात करी है, एक मिनट देना मुझे, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ मेंबर के बारे में बात करिए। उसके बाद में एक्सेप्टेंस करते समय तुमने ध्यान क्या देना है, क्वेश्चन में आएगा एक्सेप्ट करते समय क्या देखना है। तो आइडियल पीएफआई के पॉइंट हमने देखे, उसके साथ में ए बी लिखो, सब लिखना है तुमने। फिर एग्जामिन करते समय नेचर टाइमिंग एक्सटेंड का क्वेश्चन आएगा, एनटीए का क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन का, नो लियोनेल मेसी, इसको लिखो तुम। उसके साथ में एक दो लाइन बेस्ट एस्टिमेट एंड एजम्पशन का लिख लो। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में तो सिंपल इरादा देखना है तुमने, इरादा के पॉइंट्स लिख लो। रिपोर्ट के, ठीक है, जितना याद होता है, बस ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तुम याद रख सकते हो, ये एजम्पशन का इवैल्यूएशन, लिमिटेशन, ये सारी चीजें, ठीक है। ओपिनियन तुमको पता है, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर के केस में क्वालिफाई है तो एडवर्स, एजम्पशंस अगर गड़बड़ है तो एडवर्स,
एंड स्कोप लिमिटेशन में डिस्क्लेमर, हर केस में विड्रॉल जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में तुमको देखना है डॉक्यूमेंटेशन का क्वेश्चन आएगा या फिर ऑडिट एविडेंस का आएगा। तुमने क्या देखना है, तुमने बस मैनेजमेंट ने हाइप तो नहीं किया देखना है, नहीं तो उसका पैर तोड़ दो, बात खत्म। बहुत ही ईजी वाला तुम्हारा ये वाला स्टैंडर्ड आता है, इतना सफिशिएंट है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।